स्वागत है मेरे प्यारे सभी बच्चों का इस क्लास के अंदर। बच्चों, आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं, आपकी जो पॉइंट जो हेडिंग जो चल रही है आपकी, यानी 6वें नंबर की हेडिंग आपकी चल रही है। इससे पहले मैं आपके लिए 5 हेडिंग करा चुका हूं, यानी कि यहाँ पर तीसरे नंबर एनसीईआरटी की बुक जो आपकी साइंस है, वहाँ पर तीसरे चैप्टर के यानी कि रासायनिक गुणधर्म यहाँ पर चल रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको भौतिक गुणधर्मों के बारे में अच्छी तरीके से क्लियर करा चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हेडिंग बाई हेडिंग यानी पॉइंट बाई पॉइंट सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ। और आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं वो आज का पॉइंट है आपका 6वां पॉइंट, आपकी 6वीं हेडिंग के बारे में बात करेंगे। आज 6वीं हेडिंग के बारे में बोला गया है कि धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किनकी? हम बारी बारी से प्रत्येक पॉइंट में रासायनिक गुणधर्मों को जब हम देख रहे हैं तो वहां पर बारी बारी से हम धातुओं के साथ अभिक्रिया हम करा रहे हैं। वहां पर किस प्रकार से धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, इस प्रकार से हम देखते हुए आ रहे हैं। तो आज हम जो बात करेंगे, आज उन्हीं धातुओं की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे? लवण के विलयन के साथ कराएंगे। यानी कि धातु के लवण विलयन जो होते हैं उनके साथ इनकी क्या कराएंगे? अभिक्रिया करा के देखेंगे। और उस अभिक्रिया में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, उस चीज को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। तो देखो शुरू करते हैं। तो देखिए, चलिए आ जाइए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर इसकी हम परिभाषा देखें तो देखो यहाँ पे अभिक्रियाशील धातु, ठीक है, अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक की विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि आपकी जो धातु होगी, ठीक है, एक होगा आपका धातु विलयन और एक होगा यहाँ पर क्या? धातु। ठीक है, दो चीजें आपकी होंगी। क्या? एक धातु होगी और एक आपका धातु विलयन होगा। जो धातु होगी वो धातु कैसी होनी चाहिए? वो वहां पर अधिक क्रियाशील यानी कि तेज क्रियाशील धातु होनी चाहिए। तभी जो हमारा धातु विलयन है वो, यानी धातु विलयन में जो धातु है उससे तेज क्रियाशील तत्व आपको चाहिए। तो इसको देखो, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, तो इस तरीके से समझते हैं। जैसे पहले अगर एग्जाम्पल में इसमें मैं देखूं तो देखो, हमने एक धातु ली है और एक धातु विलयन लिया है। ठीक है, धातु कॉपर सल्फेट हो गया, ये एक विलयन है। ठीक है, ये धातु इसके साथ अभिक्रिया कराएगी और बनाएगी क्या? FeSO4 और कॉपर को ये बाहर कर देगी। इतना तो आप सबको पता ही है। ठीक है, एक रिएक्शन को हम किस प्रकार से करते हैं आप अच्छी तरीके से इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है। जैसे कि मैं सेकंड एग्जाम्पल में अगर देखूं तो यहाँ पे जिंक है, और जिंक क्या करेगा? इस कॉपर को उठा देगा और क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट बना लेगा, कॉपर को बाहर भेज देगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी जानते हैं। मगर यहाँ पर मजे की बात ये है कि ये अभिक्रिया इस प्रकार से नहीं करनी है आपको, इन अभिक्रियाओं को करने का तरीका कुछ अलग है। ठीक है, जैसे कि मैंने परिभाषा में बताया है कि यहाँ पे जो अभिक्रियाशील यानी कि अभिक्रियाशील, यानी हम ऐसे कह सकते हैं जो अधिक अधिक क्रियाशील धातु जो होती है। ठीक है, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। किससे? उसके यौगिक से। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ये यौगिक हो गया। ठीक है, ये एक यौगिक हो गया धातु विलयन। ये धातु क्या होगी? जो Fe, जो लोहा है, यानी कि कॉपर से लोहा तेज अभिक्रियाशील होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फिर दोबारा से एक बार और देखो, जो हमारा इस यौगिक के अंदर जो कॉपर है ना, कॉपर, ये कॉपर जो है, इस कॉपर से जो आयरन है इससे तेज क्रियाशील होना चाहिए। किससे? कॉपर से तेज क्रियाशील होना चाहिए। कौन? आयरन। तभी यहाँ से इस जो आयरन है इस कॉपर को तभी विस्थापित करेगा और तभी आकर के आयरन इस सल्फेट के साथ जुड़ेगा और बनाएगा FeSO4 फेरिक सल्फेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? और कॉपर को बाहर कर देगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में बिल्कुल सेम वही कहानी है। देखिए, ये एक यौगिक हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? देखो कॉपर है और यहाँ पर क्या है? जिंक। देखो जिंक क्या है? इससे तेज क्रियाशील है। किससे? कॉपर से। कॉपर से तेज क्रियाशील है तभी तो वो कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा, हटा देगा, हटा करके खुद जुड़ जाएगा, बनाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर को यहाँ पर क्या कर देगा? बाहर कर देता है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपको इन चीज़ों के बारे में, ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में हमने इससे पहले
चर्चा कर चुके हैं, यानी कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे ऐसी अपक्रियाओं को वहाँ पे हम देख चुके हैं, ठीक है। और ऐसी अपक्रियाओं को हम बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया बोलते हैं इन्हें बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो तुम्हें कैसे पता चलेगी, ये तो हमने समझ लिया अच्छी तरीके से कि यानी कि तेज अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यहाँ तक तो आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। मगर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा तत्व तेज है और कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। यानी कि हमें किस तरीके से पता करें कि हमारे जो तत्व हैं कौन सा तेज अभिक्रियाशील है और कौन सा कम अभिक्रियाशील है। तो उसके लिए एक बेस्ट चीज़ दी गई है, आपकी किताब में दे रखी है, यानी कि यहाँ देखिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जो मैंने आपकी साइड में इसको बना दिया है। क्या दे रखी है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अब सक्रियता श्रेणी को देखो किस प्रकार से रखा गया है, देखो यहाँ पढ़ लेते हैं, हेडिंग लगा लीजिए सक्रियता श्रेणी। इसकी देखो परिभाषा देखते हैं, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। देखो आप साइड में देखो, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक सक्रियता श्रेणी बना ली है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले कौन आया, पोटेशियम आया है। तो अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, और घटते हुए क्रम का मतलब सबसे फर्स्ट नंबर पर हमें किसको लेना होगा, जो सबसे तेज क्रियाशील तत्व होगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे तेज क्रियाशील तत्व कौन है, पोटेशियम, ठीक है। और उससे कम कौन सा है, सोडियम, यानी कि पोटेशियम से कम है सोडियम, और सोडियम से कम है लिथियम, और लिथियम से कम है कैल्शियम, और कैल्शियम से कम है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम जिंक है, और जिंक से कम यानी कि Fe है, और इससे कम क्या होगा, टिन, और इससे कम क्या होगा, लेड। इससे देखो अब ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो धातु नहीं है, ये धातु में आता है हाइड्रोजन, मगर इसको मैंने इसलिए डाल दिया, देखो पहले नंबर तो इसको मैंने बॉक्स के अंदर डाला है, डिब्बे के अंदर। क्यों, इसको हम इसलिए ले लेते हैं, इनको मतलब ये जैसे रिएक्शन करते हैं, इसके कंपैरिजन के लिए हम इसको रख लिया है यहाँ पर, हालांकि ये धातु नहीं है, अधातु है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो हमारी अधातु हाइड्रोजन आई है ना, इससे ऊपर की सभी जो हमारे तत्व हैं, ये सभी कैसे हैं, इस हाइड्रोजन से तेज क्रियाशील तत्व हैं सभी, ठीक है। और देखो इससे लेड से ज़्यादा तेज कौन सा होगा, लेड से जो कम क्रियाशील तत्व कौन सा होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो लेड से जो हमारा कम होगा वो कौन सा होगा, कॉपर, फिर आएगा आपका Ag, फिर आएगा Au, आपका फिर Ptn प्लेटिनम। यहाँ तक आपको सक्रियता श्रेणी अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार दोबारा समझ लीजिए, क्या जानिए कि धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है, जो मैंने आपकी साइड में बना रखी है, जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी है, इसको ऐसे रखा गया है अवरोही क्रम में, यानी कि पहले हम उस तत्व को लेंगे, उस धातु को लेंगे जो सबसे तेज क्रियाशील होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया पोटेशियम को, और फिर हम छोटी यानी कि नीचे लेते हुए आएंगे, किस प्रकार से कि यानी कि पोटेशियम से कम होती है सोडियम, और सोडियम से कम होती है लिथियम, और लिथियम से कम होती है कैल्शियम। इस प्रकार से देख जाएंगे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, इस प्रकार से आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। देखो इस सक्रियता श्रेणी के लिए मैंने आपको मिनिमम धातुएं ले ली हैं, ठीक है, जो कि यही धातु जो सक्रियता श्रेणी में जो आपके लिए धातु दिखाई है, यही धातु आपको NCERT की आपकी बुक के अंदर मिल जाएंगी। मगर इससे भी ज़्यादा होती हैं, मगर हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें लगभग इन चीज़ों से हमारा काम हो जाता है जो हम हाई स्कूल का बेस पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम आगे बढ़ें तो अब हमें कैसे पता करें कि किस प्रकार से इसकी रिएक्शन होगी। तो देखिए, अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। एक तो आपका है जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और फेरिक सल्फेट। इन तीनों यानी कि तीनों एग्जाम्पलों से हम समझेंगे कि किस प्रकार से यानी कि तत्वों को उस विलयन से, जो जलीय विलयन है, ठीक है, जो लवण है, उनसे किस प्रकार से धातु को विस्थापित करती है एक अधिक क्रियाशील धातु। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये जिंक है, ठीक है, यहाँ पे इस विलयन के अंदर ये क्या है, ये यौगिक है, और यौगिक के अंदर सबसे पहली धातु क्या हमारी जिंक है। और देखो जिंक कहाँ पर है, यहाँ पर अगर देखें इसमें जिंक कहाँ है, देखो जिंक यहाँ पर है, ठीक है, जिंक। अब देखो जिंक से ऊपर वाली क्या होगी, इससे जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक से तेज अभिक्रियाशील होगी,
ऐसे मैग्नीशियम होगी, कैल्शियम होगी, लिथियम होगी, सोडियम होगी, पोटेशियम होगी। मतलब जिंक से जो ऊपर की सभी धातु हैं, इस जिंक से सभी तेज क्रियाशील हैं। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी आप उठा लेते हो, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या उठा लिया, हम इसको उठा लेते हैं, एपी को उठा लेते हैं। एपी मैंने उठा लिया इस प्रकार से। अब देखो आप समझिए कि मैंने यहाँ पर ये जिंक है और जिंक से ऊपर की सभी धातुएं तेज क्रियाशील, ठीक है, और नीचे वाली कम। ठीक है, क्यों जिंक से नीचे वाली कम हो जाएंगी, क्यों जिंक से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या उठाया, आयरन उठाया है। तो देखो क्या इसमें अब ऐसी रिएक्शन होगी। तो पहली बात आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से नोट कर लेना है कि जिंक हमारी क्या है, एपी से, यानी कि जो आयरन है, आयरन से तेज क्रियाशील है हमारी जिंक, और आयरन क्या है, कम क्रियाशील है जिंक से। तो सीधी सी बात है, ये जो हमारा आयरन है इस जिंक को नहीं हटा सकता, तो इसका मतलब ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए दूसरे केस में समझते हैं। दूसरे केस में यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। अब देखिए कॉपर सल्फेट के साथ में क्या लूँ, मान लीजिए हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ से लेते हैं जिंक लेते हैं, क्या लेते हैं, जिंक। देखिए पहले इसमें देखते हैं कॉपर हमारा कहाँ पर आ रहा है, कॉपर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर लेते हैं हम जिंक। तो मैंने इसमें मान लीजिए एक जिंक ले लिया इस प्रकार से। अब देखो जो ये तत्व है हमारा जिंक और जो कॉपर है, ये जिंक जो है कॉपर से तेज क्रियाशील है क्या। तो देखते हैं कि हमारी जो कॉपर है वो कहाँ पर है, देखिए कॉपर है हमारी यहाँ पर, और जिंक जो है, जिंक कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका मतलब कॉपर से ऊपर वाली सभी धातुएं कैसी होंगी, तेज क्रियाशील होंगी। जिंक से नीचे आ रहा है कॉपर, तो ये क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, जिंक इसको विस्थापित कर सकती है, इसको जिंक बहुत विस्थापित करेगी ही करेगी। यहाँ पर जिंक क्या करेगी, कॉपर को विस्थापित करके नहीं, खुद जुड़ जाएगी, जिंक सल्फेट बना लेगी और उस कॉपर को बाहर की तरफ भेज देती है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब एक और एग्जाम्पल था, अगर इस वाले एग्जाम्पल को अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर समझने के लिए, फेरिक सल्फेट, जैसे कि देखिए इस यौगिक के अंदर क्या आ रहा है, आयरन आ रहा है, और आयरन देखिए यहाँ पर कहाँ है, एपी जो है आपका यहाँ पर है। ठीक है, आयरन जो है यहाँ पर है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर, यहीं से क्लियर करा देता हूँ इसको, कि अगर आप एपी से नीचे वाली धातुओं को यहाँ पर लेके आते हैं तो हमारे रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि जो हमारे एपी से नीचे वाले तत्व जो हैं, इस यानी कि एपी को विस्थापित नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर के ये सभी तत्वों को अगर मैं यहाँ पे अभिक्रिया इसकी रिएक्शन कराने की कोशिश करूँ तो वो उस आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। मगर एक सीधी सीधी सी बात, अगर इस एपी के ऊपर वाले तत्वों को अगर मैं किसी भी तत्व को उठा लो, किसी भी धातु को आप उठाइए, तो बड़ी आसानी से इस एपी को विस्थापित कर देगी और खुद सल्फेट के साथ जुड़ करके यहाँ यौगिक बनाएगी, लवण बनाएगी और बाहर आपकी एपी को बाहर निकाल देगी। जैसे कि फिर से मैं दोबारा बात करता हूँ, एपी यहाँ पर है और देखो जिंक जस्ट इसके ऊपर ही है। तो ये तो यहाँ पर भी मैं आपके लिए फिर से अगर जिंक लूँ तो क्या करेगी, यहाँ पे बनाएगा जिंक सल्फेट बनाएगा और आपका जो एपी है इस प्रकार से बाहर निकाल देगा। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन आपको इस तरीके से आपको करनी होंगी। ठीक है, यहाँ तक आपको सब अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अभी तक आपने क्या देखा, सभी धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों को देखते हुए आ रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर लास्ट कर दिया, धातुओं के रासायनिक गुण जो थे आपके लिए यहाँ तक जितने थे मैंने आपको किताब के हिसाब से, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है साइंस की, जिसके हिसाब से जितने आपको कराने हैं उस हिसाब से मैं आपको क्लास में आपको दे चुका हूँ और आपको क्लियर हो चुके हैं, यहाँ पर क्लियर करा चुका हूँ। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट के यानी अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। कुछ यानी कि वैसे तो हमारे ज़्यादा अधातुओं के रासायनिक गुण देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से थोड़े से इसमें एक दो मैंने आपके लिए समझाने के लिए ले लिए, तो देख लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे अगर परिभाषा की बात करें तो देखिए अधातु हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। ठीक है, जो हमारी अधातु होती हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके या तो अम्लीय बनाएंगी, ठीक है,
या फिर बनाएंगे उदासीन। दो चीज़ बनाएंगे, या तो अम्लीय बनाएंगे या फिर बनाएंगे आपकी उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, अब वो किस प्रकार से बनाएंगे? तो पहले अगर कंडीशन में मैं बात करूं, जैसे मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, पहला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया, तो आप जानते हैं यहाँ से क्या बन जाएगा, आपका जल बनता है, H2O बनता है। तो देखिए आपने देखा होगा, आप इससे पहले वाले भी आप सीख चुके हैं जल कैसा होता है आपके लिए। ये जल जो होता है आपका उदासीन बोला गया है कि उदासीन होता है। ठीक है, अभी आप छोटी क्लास में हो तो आप इसी हिसाब से समझिए ये कैसा होता है, उदासीन होता है। वैसे अगर आपको सही तरीके से अगर मैं बताऊं इसको, जो हमारा जल बना है ना, मेरे हिसाब से तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। अब वो कैसे? क्या आप जल को क्षार की तरफ ले जाएंगे तो मतलब क्षार का काम करेगा। ठीक है, आप इसी जल को अम्ल की तरफ ले जाएंगे तो क्या करेगा? अम्ल का काम करेगा, दोनों को काम करेगा। तो उभयधर्मी क्या होते हैं? ऐसे ही यौगिक जो दोनों को काम कर दे, अम्ल का और क्षार का। मगर आपको इसको आप मत याद रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इतना याद रखिए, आपने पीएच स्केल पर सीखा है उदासीन का मान कितना होता है, 7 होता है। और वहाँ पर क्या बन के आता है? हमारा जल बन के आता है। तो ये कैसा हो गया हमारा? उदासीन। समझ के चलिए क्या ये उदासीन है। और आपको मैंने परिभाषा के अंदर यही चीज़ बताई है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक तो अम्लीय बन सकता है और उदासीन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली कंडीशन में तो हमारा उदासीन बना। अब देखिए अम्लीय कंडीशन में कौन कैसे बनेगा? दूसरी रिएक्शन देखते हैं। देखो, कार्बन के साथ मैंने ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और देखो ये कैसी प्रकृति का होता है? जो होता है अम्लीय। ठीक है, अम्लीय होता है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना कैसा होता है, अम्लीय होता है। आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पी होगी। आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक पीते समय जब एकदम से जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जैसे ही गले के अंदर उतरती है तो एकदम ऐसे करके अंदर से एकदम गैस सी बाहर आती है आपकी। ठीक है, एकदम से डकार सी आती है ना, नाक से एकदम डकार सी निकलेगी, एकदम आवाज सी निकलेगी। आप कहते हैं ना मजा आ गया। ठीक है, उस प्रकार से मतलब उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर यही चीज़ होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एकदम से जब आप कोल्ड ड्रिंक को पी जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या है? बाहर की ओर आती है। ठीक है, बाहर की ओर क्या आती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आती है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आपका लास्ट एंड फाइनल एक पॉइंट और समझ लीजिए आप, इसको भी अच्छी तरीके से आप नोट कर लेना कि देखो जो अधातुएं होती है ना, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ये आपको ध्यान रखना है। जो अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी, लेकिन कुछ विशिष्ट अधातु ऐसी होती हैं, कुछ यानी कुछ होती हैं। ठीक है, कुछ यानी कि विशिष्ट अधातु यानी कि अधातु ऐसी होती हैं जो अधातु एवं अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। कि अधातुएं जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट अधातु हैं और अम्ल हैं जो अभिक्रिया